Next.js के अंदर कुछ बिल्ट इन कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। फिर चाहे वो लिंक कंपोनेंट हो, स्क्रिप्ट कंपोनेंट हो, इमेज कंपोनेंट हो, चलता है कंप्यूटर स्क्रीन में, इन सारे कंपोनेंट्स को देखते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस यहाँ पर स्टार्ट करेंगे एक नई Next.js एप्लीकेशन बनाकर। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करके सबसे पहले टर्मिनल खोलूँगा और टर्मिनल को खोलने के बाद मैं लिखूँगा npx create next step latest और इसका नाम मैं रखने वाला हूँ वेबसाइट रखता हूँ इसका नाम। और मैं आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। सब कुछ मैं डिफ़ॉल्ट रखते हुए एंटर मारूंगा और इसके बाद यहाँ पर एक कंपोनेंट्स वेबसाइट्स के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा और ये हमारा Next.js प्रोजेक्ट है। तो मैं इसको यहाँ पर VS कोड में खोल लूँगा और इसके बाद जैसे ये बन जाएंगी सारी फाइल्स, जो कि मुझे यहाँ से देखकर पता चलेगा अभी भी बन रही हैं फाइल्स, मैं इसके बाद npm run dev लिखूँगा। अभी बना नहीं है अभी। जैसे ही बन जाएगा मैं इसको क्लोज करूँगा और npm run dev को फायर करूँगा और मेरी जो ऐप है वो बन जाएगी। मैं काम करता हूँ जितनी देर में ये ऐप बन रही है ना, मैं ऐप डायरेक्टरी के अंदर जाकर एक तो इनफैक्ट मैं बाहर बनाता हूँ कंपोनेंट्स, एक फ़ाइल बनाता हूँ और उसका नाम मैं रखूँगा कंपोनेंट्स और /navbar.js। ठीक है, navbar.js। और इसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक navbar कंपोनेंट ऑलरेडी बिल्ट है जो कि मैंने रखा हुआ है बनाकर। बहुत ही सिंपल सी टेलविंड लिखी है मैंने उसमें, वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। एंड सेम मैं फुटर के लिए भी करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक footer.js बनाऊँगा, footer.js। और मेरे पास एक फुटर कंपोनेंट भी बना हुआ रखा है, टाइम बचाने के लिए मैंने बनाया है। तो मैं फुटर कंपोनेंट भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, npm run dev हम लोग चला देंगे और हमारा ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। अब मैं लोकल होस्ट 3000 आप लोगों को दिखाऊं तो मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इस तरह से हटाऊँगा, फुटर को नहीं हटाऊँगा, मैं अपनी ऐप के अंदर page.js के अंदर से ही मेन को हटाऊँगा और मैं क्या करूँगा कि layout.js फाइल में से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर dev लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ I am home। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सेटिंग्स पर जाओगे और इसके बाद आप रिएक्ट सर्च करोगे और इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है नीचे कि आप एमेट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूड करना चाहते हो। अब ये एंट्री ज़रूर डाल लेना, जावास्क्रिप्ट यहाँ पर और जावास्क्रिप्ट रिएक्ट यहाँ पर। आप ये चीज़ यहाँ से देख के डाल सकते हो, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। यहाँ जावास्क्रिप्ट लिखना, यहाँ जावास्क्रिप्ट रिएक्ट लिखना। इससे क्या होगा कि आप लोगों को अपनी JSX में भी एमेट मिल जाएगी, वरना JS में एमेट नहीं मिलती है। आप लोग को यहाँ से जावास्क्रिप्ट रिएक्ट करना पड़ेगा, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम आपकी बच जाएगी। अभी ऐप मेरी ऐसी दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि navbar और फुटर मेरी पूरी एप्लीकेशन में सारे पेजेस पर दिखे और ऐसा करने के लिए एक स्पेशल फाइल जो कि यहाँ पर layout.js है उसको मैं खोलूँगा। layout.js के अंदर एक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेटा डेटा हो रखा है जिसमें टाइटल है, मान लो मैं ऐप बना रहा हूँ नेटफ्लिक्स नाम से, तो मैं कहूँगा नेटफ्लिक्स। इनफैक्ट मैंने फेसबुक के नाम से बना रखी है ऐप, मतलब मेरा navbar में फेसबुक लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फेसबुक लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा कनेक्ट विद दी वर्ड और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूँगा कि दिस इज़ फेसबुक एंड वी कैन कनेक्ट विद द वर्ड यूजिंग फेसबुक। ठीक है, और ये करने के बाद मैं चिल्ड्रन के ऊपर और चिल्ड्रन के नीचे मैं क्या करूँगा, navbar लगाऊंगा कुछ इस तरह से और फुटर लगाऊंगा। ठीक है, और मैं इंपोर्ट करूंगा, ऑब्वियसली navbar को भी इंपोर्ट करूंगा और फुटर को भी इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो navbar को इंपोर्ट किया, फुटर को इंपोर्ट किया और अब मेरी ऐप कुछ ऐसे दिख रही है। ठीक है, एक चीज़ करूंगा, यहाँ पर एक मैक्स विथ कंटेनर के अंदर डालूंगा अपने चिल्ड्रन को। मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, वैसे जो मेरा navbar है ना उसमें मैं जस्टिफाई अराउंड ना करके मैं क्यों ना जस्टिफाई बिटवीन करूँ। जस्टिफाई बिटवीन करने से ही ऐसे हो जाएगा। और एक चीज़ और हम कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं gap 2 दे दूँ तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत गैप यहाँ पर आ जाएगा बिटवीन आइटम्स। बट आई थिंक gap 2 से हमारा काम यहाँ पर बनेगा नहीं। उसका रीज़न ये है कि gap 2 बिटवीन आइटम्स देता है। मैं mx2 दूंगा, mx4 दे देता हूँ। तो क्या होगा कि x में ये यहाँ पर थोड़ी बहुत मुझे पैडिंग चाहिए, एक्चुअली px2 करूँगा, पैडिंग मिल जाएगी। और देखो मेरा जो है यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और मैं इसको एक मैक्स विथ कंटेनर के अंदर डालने के लिए अपने लेआउट के अंदर क्या करूँगा, एक div डॉट कंटेनर के नाम से बना लूँगा और div डॉट कंटेनर के नाम से बनाकर इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर mx ऑटो कर दूंगा जिससे कि सेंटर हो जाएगा सब कुछ। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर मिन हाइट स्क्रीन कर दूंगा। मिन हाइट स्क्रीन करने से क्या होता है कि मिनिमम हाइट इसकी 100 VH हो जाती है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी या तो मिन हाइट स्क्रीन कर सकते हैं या फिर मैं इसकी मिन हाइट को 90 VH कर दूंगा इस तरह से, ताकि ये दिखे मेरा। इनफैक्ट 85 VH करता हूँ
ट्रायल एंड एरर खेल रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर। तो ये ऐसा दिख रहा है देखो आप लोगों को, स्क्रॉल बार भी नहीं है, बढ़िया, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये सेंटर हो गया, सब कुछ बिल्कुल एक अच्छी वेबसाइट की तरह दिख रहा है। आप इस टेक्स्ट को छोटा भी कर सकते हो बाय द वे, जस्ट सेइंग, ठीक है, टेक्स्ट एक्सेस भी कर सकते हो। फुटर में आकर वो टेलविंड क्लासेस आप लोग लगा लेना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट एक्सेस करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, टेक्स्ट एक्सेस, ठीक है, टेक्स्ट एक्सेस किया और ये छोटा हो गया देखो, जो कि टिपिकली फुटर्स में होता भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि मैं अगर एंकर टैग का इस्तेमाल करूँ, जो कि मैंने कर रखा है, यहाँ पर मैंने एंकर टैग का इस्तेमाल किया है होम में, अबाउट में और कॉन्टैक्ट में, तो क्या होगा कि मेरा पेज रीलोड होगा। आप यहाँ पर देखना, मैं राइट क्लिक करके क्लोज टैब्स करता हूँ, देखो होम पे क्लिक कर रहा हूँ, पेज रीलोड हो रहा है, अबाउट में क्लिक कर रहा हूँ, पेज रीलोड हो रहा है, कॉन्टैक्ट में क्लिक कर रहा हूँ, पेज रीलोड हो रहा है। मैंने अबाउट और कॉन्टैक्ट बनाया नहीं है, तो जल्दी से मैं अबाउट और कॉन्टैक्ट को भी बना लूँगा। सबसे पहले बनाऊँगा मैं अबाउट को, RAFCE करके मैं यहाँ पर लिखूँगा अबाउट, और इसके बाद मैं बना लूँगा कॉन्टैक्ट को, मैं कहूँगा contact/page.js RAFCE कॉन्टैक्ट, और इसके बाद यहाँ पर लिख दूँगा दिस इज़ कॉन्टैक्ट। कुछ नहीं किया है मैंने, यहाँ पर एक फोल्डर बनाया, इसमें page.js के अंदर मैंने ये डाल दिया ऐसे RAFCE करके। और अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो अबाउट पर क्लिक करने पे अबाउट पे जा रहा है, कॉन्टैक्ट पर क्लिक करने से कॉन्टैक्ट पे जा रहा है, और लेकिन हमारा पेज रीलोड हो रहा है। कैसे रीलोड नहीं होगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे लिंक कंपोनेंट का। तो हम क्या करेंगे, आएंगे अपने नैव बार में और हम कहेंगे इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट/लिंक। आप सिर्फ इंपोर्ट लिंक लिखना और आपका ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ऑटो सजेस्ट करेगा इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, ठीक है, हो जाएगा ये कंप्लीट। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यार आप इंपोर्ट कंफ्यूज मत होना, ऐसे करोगे तो देखो ये सजेशन मिल रही है आपको, लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, इस पर करोगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ आपने ए यूज़ किया है वहाँ आप लोग लिंक यूज़ करोगे, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने ए यूज़ किया वहाँ लिंक यूज़ करोगे, तो क्या होगा कि पेज रिलोड नहीं होगा। आप देखो ऊपर यहाँ पर पेज रिलोड नहीं हो रहा है, ठीक है, पेज रिलोड नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्लिक करके पेज रिलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पेज रिलोड बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे कि हमने लिंक कंपोनेंट के बारे में देख लिया। अब लिंक कंपोनेंट से सबसे बढ़िया बात ये थी कि पेज रिलोड नहीं हो रहा था। अगर मैं Next.js की डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँ, ठीक है, Next.js की डॉक्यूमेंटेशन में मैं जाऊँ और मैं यहाँ पर लिखूँ लिंक, तो आप यहाँ पर देखो कि कुछ इस तरह से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, href = एंड दैट्स अबाउट इट। और इसमें बहुत सारी और भी प्रॉप्स होते हैं, रिप्लेस = फॉल्स आप कर सकते हो, और आप इनके बारे में पढ़ सकते हो कि अगर ये ट्रू हुआ तो ये करंट हिस्ट्री स्टेट को जो है रिप्लेस करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये सब जो माइनर चीज़ें ये आप देख लेना, ठीक है। स्क्रॉल का डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ऑफ लिंक इज़ टू स्क्रॉल टू द टॉप ऑफ द न्यू रूट। अगर आप चाहते हो कि स्क्रॉल ना करे, वहीं पर रहे, जो स्क्रॉल बिहेवियर है वो मेंटेन हो करे, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्री फैच को अगर आपने ट्रू कर दिया तो ये आपके लिंक को प्री फैच कर देगा, यानी कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑलरेडी डेटा को लोड होकर ये रखेगा क्लिक होने से पहले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है स्क्रिप्ट कंपोनेंट। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी एक गिवन पेज पे टाइटल को कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर layout.js में जाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट एक्सपोर्ट हो रखा है मेटा डेटा। ये मेटा डेटा आप हर पेज पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर अबाउट में करूँ, इसको मैं अबाउट रख देता हूँ, इसका नाम, इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि हम इसका नाम अबाउट रखें। और मैं अगर यहाँ पर लिखूँ अबाउट फेसबुक, और मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस इज़ अबाउट फेसबुक एंड वी कैन कनेक्ट विद द वर्ड यूजिंग फेसबुक, तो अब यहाँ पर देखो जब मैं अबाउट पे जाऊँगा तब यहाँ पर टाइटल चेंज हो जाएगा, देख रहे हो आप। और अगर मैं आपको व्यू पेज सोर्स करके अबाउट फेसबुक भी दिखाऊँ तो देखो मेटा डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो गया। तो आप मेटा डिस्क्रिप्शन जो कि SEO में यूज़ होता है उसको चेंज कर सकते हो, एंड उसी के साथ साथ टाइटल को भी चेंज कर सकते हो। एंड लेट्स डू दिस फॉर अदर पेजेस एज वेल, जैसे कि कॉन्टैक्ट, या मैं कर दूंगा कॉन्टैक्ट फेसबुक, और मैं दिस इज़ अ पेज वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट फेसबुक, ठीक है। और मैं ये करने के बाद क्या करूँगा कि रिफ्रेश करूँगा इसको, और आप देखो यहाँ पर होम पे आई एम होम लिख कर आ रहा है, अबाउट में यहाँ पर अबाउट लिख कर आ रहा है, कॉन्टैक्ट में यहाँ पर दिस इज़ कॉन्टैक्ट लिख कर आ रहा है, और उसी के साथ साथ आप देखो टाइटल्स चेंज हो रहे हैं, ऊपर देखो टाइटल्स चेंज हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप लोग टाइटल्स को चेंज कर सकते हो अलग अलग पेजेस पर। तो मैंने आप लोगों को बताया लिंक टैग के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया स्क्रिप्ट टैग के बारे में भी नहीं बताया, बताऊंगा। मैंने आप लोगों को बताया पेजेस में टाइटल कैसे चेंज करना है। स्क्रिप्ट टैग के बारे में आपको बताता हूँ। स्क्रिप्ट टैग बेसिकली जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करने के काम आता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कोई भी हमारे कॉन्टैक्ट पेज पर आए तो उसको दिखे वेलकम टू कॉन्टैक्ट पेज, मान लो मैं चाहता हूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा स्क्रिप्ट फ्रॉम नेक्स्ट स्क्रिप्ट, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करूँगा,
इस तरह से लिखूँगा और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कोड लिख दूँगा अपना। मैं कहूँगा अलर्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, ये मैंने किया। और मैं थोड़ा इसको ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सही नहीं दिख रहा ये। और ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे। ये चला क्यों नहीं, हाँ चल गया, वेलकम टू कॉन्टैक्ट पेज। आप देखो होम पर आया, अबाउट पर आया, कॉन्टैक्ट पर मैं जैसे ही आऊँगा वेलकम टू कॉन्टैक्ट पेज। तो कोई भी एक जावास्क्रिप्ट आप लोगों को अगर चलानी है एक पर्टिकुलर पेज पर, तो आप इसको चला सकते हो स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग की डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं तो कुछ प्रॉप्स होते हैं स्क्रिप्ट टैग के, और उन प्रॉप्स के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला प्रॉप है SRC, जो कि आप लोग दे सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से, जिसमें कि क्या होगा कि आप SRC इज इक्वल टू जो भी JS फाइल दोगे वो एग्जीक्यूट होगी। फिर इसके बाद एक स्ट्रैटेजी प्रॉप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑन लोड, ऑन रेडी, ऑन एरर तो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ में आ ही रहा होगा कि जब लोड होता है, रेडी होता है और एरर आता है तब ये रन होता है। बट स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्राइमरीली 3 होती हैं, ठीक है, 4 होती हैं वैसे, 3 होती हैं प्राइमरीली। पहला बिफोर इंटरैक्टिव मतलब कि आपका जो पेज है उससे इंटरैक्ट आप कर पाओ उससे पहले ही स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाती है। इसके बाद है आफ्टर इंटरैक्टिव, एक बार आपका जो पेज है उसका हाइड्रेशन हो गया और आप उससे इंटरैक्ट कर पा रहे हो, उसके बाद आपकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। लेजी ऑन लोड का मतलब होता है कि जब भी ब्राउजर के पास टाइम हो, ब्राउजर कहता है भाई जब भी टाइम होगा मेरे पास, मैं तब बिंदास लोड करूँगा और बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करूँगा अदरवाइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेज पर आप लोग ऐड को लोड कर रहे हो तो आप उसको मे बी लेजी ऑन लोड करना चाहोगे, ताकि क्योंकि आप चाहते हो कि ऐड पहले ना आए आपके पेज पर, पहले कंटेंट वगैरह आ जाए, जो काम की चीज़ें हैं वो हो जाए। ऐड तो सेकेंडरी चलता रहेगा और आप उसको चलाओगे, ठीक है। आई होप समझ में आया आपको। तो ये है हमारा स्क्रिप्ट कंपोनेंट, बहुत ही बेसिक है और हम यूज़ करेंगे काफ़ी। क्या हम स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं लेआउट में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया है। और आप जब भी डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी पेस्ट करो कोड को तो इसको जावास्क्रिप्ट ज़रूर कर लो। अगर आप लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इसको जावास्क्रिप्ट ज़रूर कर लो। और जावास्क्रिप्ट आप जैसे ही करोगे तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड आपको दिखाएगा और आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इसको। अगर आप एक कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट लगाना चाहते हो जो कि आप चाहते हो कि आपके लेआउट में रहे, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे कि मान लो आप एड्स चलाना चाहते हो, गूगल एनालिटिक्स लगाना चाहते हो, तो वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप layout.js में लगाओगे और ऐप वाले layout.js के अंदर लगाओगे, ठीक है। तो आप जैसे ही लगाओगे यहाँ पर आपके सारे पेजेस पर वो लोड होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इमेज कंपोनेंट। एंड इमेज कंपोनेंट को इंपोर्ट करने के लिए आप ये लिखते हो इंपोर्ट इमेज, लिखोगे जैसे ही ये नीचे आपको सजेस्ट करेगा आप इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज करें। और इसके बाद आप मान लो कोई भी इमेज लगाते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर img src इज इक्वल टू लगाता हूँ। मान लो कोई भी इमेज लेते हैं, मुझे कोई इमेज मिल जाए, बस स्लाइडर इमेज, और बस मैं चाहता हूँ यार मुझे कोई इमेज मिल जाए जिसको मैं यूज़ कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पर इंटरनेट से एक इमेज ले ली है और प्रीव्यू दिखाऊँ आप लोगों को अगर होम पेज पर, तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। और इसको सेंटर कर लेंगे, या करने की ज़रूरत भी नहीं है बट ठीक है यार कर लो। क्लास नेम इज इक्वल टू आप कंटेनर लिख लो, MX ऑटो लिख लो, और सेंटर भी हो ही जाएगी यार। ये सेंटर हुई नहीं अभी तक, बट देखता हूँ सेंटर क्यों नहीं हुई। अगर मैं इसमें BG रेड दूँ 50 तो ये मेरा यहाँ तक आ रहा है ऐसे। इस कंटेनर के अंदर मुझे इसको सेंटर करना है इमेज को, तो मैंने कंटेनर किया, MX ऑटो किया, तो मुझे MX ऑटो यहाँ पर इमेज में देना पड़ेगा। इसको मैंने कंटेनर किया, इमेज में मैंने MX ऑटो किया, एंड यस ये सेंटर हो गई, ठीक है। और मैं ऊपर से भी दे सकता हूँ, अगर मुझे कुछ यहाँ पर MY5 वगैरह डालना है तो वो भी डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर MY5 डाल के थोड़ी स्पेस आ गई। अब इस इमेज में प्रॉब्लम क्या है? आप कहोगे भाई सब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो अगर मैं नेटवर्क पे आऊँ, बाय द वे मैं इमेज कंपोनेंट अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये इमेज टैग है जो कि HTML में उपलब्ध होता है, जस्ट सो दैट यू नो। इमेज को जस्ट मैंने इंपोर्ट किया है, ज़रूरत भी नहीं है इंपोर्ट करने की अभी तक। मैं जो नॉर्मल हम लोग आज तक यूज़ करते थे वो यूज़ कर रहा हूँ। IMG जो मेरा इमेज टैग है वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इमेज टैग को यूज़ करने पे आप देखो कि ये जो मेरी इमेज लोड होगी, मैं रीलोड करता हूँ दोबारा से, ये इमेज जो लोड हो रही है इमेज स्लाइडर 3, अगर आप लोग इसका साइज़ देखो, मैं आपको ज़रा इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। इसका आप साइज़ देखो, मैं Ctrl+Shift+R करता हूँ ताकि ये दोबारा से लोड हो। इसका साइज़ आप देखो 58.1 KB है, जो कि काफ़ी कम है वैसे भी, बट अगर ये MBs में होता तो हमें काफ़ी दिक्कत होती। तो ये 58.1 KB है, बट क्या एक्चुअल में हमें 51.1 KB को लोड करने की ज़रूरत थी? से अगर हम इतने छोटे डिवाइस में व्यू कर रहे हैं, इतने छोटे डिवाइस में, और मैं रीलोड करूँ तो क्या हमें 58.1 KB की ज़रूरत है? Ctrl+Shift+R करूँ तो कहाँ गया? ये रहा 58.1 KB। नहीं ज़रूरत है यार हमको, ये छोटा वर्जन भी इसका अगर हम ले लें तो काम हो जाएगा। Next.js में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इमेज कंपोनेंट बनाए,
जो कि काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है और हमें कुछ ऑप्शंस देता है अपनी इमेजेस को डिस्प्ले कराने का। मैं आप लोगों को एक सबसे टिपिकल यूज़ केस दिखाता हूँ। आप इस तरह से इमेज को इंपोर्ट करो, ठीक है, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज, और ये करने के बाद आप क्या करो, इसको रिफ्रेश करते हैं हम, और यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि इमेज विद SRC इज़ मिसिंग विड्थ प्रॉपर्टी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें विड्थ मुझे देना पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ विड्थ इज इक्वल टू से 100, मान लो मैंने विड्थ 100 दे दी यहाँ पर, और हाइट भी मैं दूंगा। और मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ कि जब भी आप एक इमेज को यहाँ पर लगाते हो तो आपको उसमें विड्थ और हाइट दोनों देनी पड़ती हैं। तो अगर मैं विड्थ 100 हाइट 100 करूँगा तो क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिखा विड्थ इज इक्वल टू 100, हाइट इज इक्वल टू 100, तो इसकी विड्थ 100 हो गई, हाइट 100 हो गई। ये जो चीज़ है कि विड्थ और हाइट के डालने का इम्पोज करना हम लोगों की वेबसाइट को ऑप्टिमल बनाएगा, लेकिन अभी भी इमेज चलेगा नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, और उसका रीज़न ये है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपनी next.config.js के अंदर जाके। तो अगर आप next.config.js में जाओगे तो आपको इमेज के होस्ट नेम को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एंड टू डू दैट मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, मैं यहाँ पर होस्ट नेम लिखता हूँ, होस्ट नेम, और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि अपनी next.config.js में कुछ इस तरह से रिमोट पैटर्न्स डालना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा रिमोट पैटर्न्स, मैं अपनी next.config.js में जाऊँगा। बेसिकली मैं अपनी next.config.js को बताऊँगा कि भाई देखो ये वाला जो होस्ट नेम है ना, ये वाला जो होस्ट नेम है उसको अलाउ कर दो भाई। क्या कह रहा हूँ मैं, उसको अलाउ कर दो भाई। तो नेक्स्ट कॉन्फिग इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर इसमें इमेजेस और फिर इसके बाद रिमोट पैटर्न्स कुछ इस तरह से डालूंगा। तो मैं यहाँ पर एंटर मारकर इमेजेस के अंदर रिमोट पैटर्न्स और यहाँ पर www.menucool.com डालूंगा, ठीक है। और मैं ये पाथ नेम जो है इसको हटा दूंगा यहाँ से। तो पाथ नेम को मैं जैसे ही हटाऊंगा और प्रोटोकॉल को मैं HTTP करूँगा, क्योंकि मैं HTTP यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, इन केस यू डोंट नो। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वापस आऊँगा और आप देखो मेरी इमेज जो है वो लोड हो रही है अब। तो मैंने क्या किया कि इसकी विड्थ और इसकी हाइट जो है वो 100 कर दी। तो जैसे ही मैंने इसकी विड्थ को 100 किया, इसकी हाइट को 100 किया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि विड्थ 100 और हाइट 100 करने से इसने अपने एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इसका जो साइज़ है, इस इमेज का जो साइज़ है अब वो 230 बाइट्स हो गया। कैन यू बिलीव दैट, कैन यू बिलीव दैट, कितना कम साइज़ हो गया इसका, 230 बाइट्स हो गया इंस्टेड ऑफ कितना KB था, 58 KB आई गेस था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो मेरा कंटेनर है इसमें मैं साइज़ 80 दे दूँगा और BG रेड 50 दे दूँगा या 300 दे दूंगा। और आप देखो कि मैंने यहाँ पर क्या किया कि साइज 10 करने से विड्थ और हाइट दोनों इसकी सेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मान लो मैंने इसकी विड्थ को किया 700 और मैंने इसकी हाइट को भी किया 700। तो देखो ये 700 हुआ, उसके बाद भी इसने एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन किया, ठीक है। और एस्पेक्ट रेशियो को ये बाय डिफ़ॉल्ट मेंटेन करता है। अब एक और प्रॉपर्टी जो कि इमेज कंपोनेंट में होती है वो होती है फिल। मान लो मैं विड्थ और हाइट इसकी ना दूँ और मैं कह दूँ फिल इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पर शर्त ये है कि आप लोगों को पोजीशन करना पड़ेगा कंटेनर को। तो मैं यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा इसमें। और अब आप लोग यहाँ पर देखो कि इसने इस कंटेनर को यहाँ पर जो है फिल कर दिया। अगर आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में जाओ तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाय डिफॉल्ट द इमेज एलिमेंट विल ऑटोमेटिकली बी असाइन पोजीशन एब्सोल्यूट स्टाइल, और जो पेरेंट है उसके अंदर ये पोजीशन आपको रिलेटिव फिक्स्ड या एब्सोल्यूट डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट फिट कंटेन और ऑब्जेक्ट फिट कवर के साथ खेल सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंटेन करूँ, आई गेस ऑब्जेक्ट कंटेन होता है, अगर इसमें मैं ऑब्जेक्ट कंटेन लगा दूँ तो आप लोग यहाँ पर देखो कि इसने क्या किया, इसको कंटेन कर लिया। अगर मैं ऑब्जेक्ट फिट लगा दूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट कवर लगा दूँ, तो आई गेस ये एस्पेक्ट रेशियो को, इनफैक्ट ये मुझे जो प्रॉपर्टीज़ हैं इमेज पे लगानी चाहिए, माय बैड। ऑब्जेक्ट कंटेन अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो ये देखो ये इसके अंदर कंटेन करेगा और एस्पेक्ट रेशियो को जो है मेंटेन करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट कवर लगाऊंगा तो आप यहाँ पर देखो कि ये कवर कर देगा इसको और एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। इसके बाद एक और प्रॉप होता है क्वालिटी, जो कि 1 से 100 तक नंबर होता है और बताता है कि आप कितना ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो, इमेज का साइज़ कितना कम करना चाहते हो, लेकिन क्वालिटी भी गिरेगी। तो कितनी क्वालिटी गिराना आप अफोर्ड कर सकते हो किस इमेज पर। फिर इसके बाद एक प्रायोरिटी होती है। अगर आपने प्रायोरिटी को ट्रू कर दिया तो क्या होगा कि वो प्रीलोड होगी। लेजी लोडिंग इज ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड फॉर इमेजेस यूजिंग प्रायोरिटी, ठीक है। तो क्या होगा, वो प्री लोड हो जाएगी इमेज। लेजी लोडिंग का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते हो वैसे वैसे इमेज आपकी लोड होती है। तो हम ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में हम लोग जब इमेज कंपोनेंट यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं एक बॉक्स के विद इन रहने के लिए, या फिर हम अगर एक बॉक्स के अंदर कंटेन कराना चाहते हैं इमेज को तो हम क्या कर सकते हैं। ये सब हमने CSS में पढ़ा हुआ है। बट इमेज कंपोनेंट काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज़ करता है हम
हम लोग को एक अच्छा SEO स्कोर हमारी वेबसाइट को प्रदान करने में मदद करता है और इसको हम लोग डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया किस तरह से इमेज कंपोनेंट यूज़ करना है। अगर आप लोगों ने सिग्मा प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो आप लोग इसको ज़रूर एक्सेस करें और पहले वीडियो में जाकर रिव्यू ज़रूर करें इस कोर्स को, क्योंकि आप लोगों का रिव्यू करना इस कोर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। फर्स्ट वीडियो में जाकर कॉमेंट ज़रूर करें, 5 में से मुझे स्टार्स दें, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।